जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में दोस्तों हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है? वर्गीकी। वो टॉपिक कौन सा है? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी को हम पढ़ रहे हैं। और इसमें जैसा कि हमने देखा था, इसको हम क्या कहते हैं? जीवधारियों का वर्गीकरण सिद्धांत या जीवधारियों के वर्गीकरण का सिद्धांत, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गीकी को, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने जो है इसको दो जगत में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत में, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। लेकिन हमने देखा कि इसमें जो मत था व्हिटेकर का जो मत था वो सबसे प्रासंगिक और प्रामाणिक है। आधुनिक मत इसी को लिया जाता है। तो व्हिटेकर के मत को ही हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा क्या क्या हो गया था टॉपिक। हमारा मोनेरा हो गया था, प्रोटिस्टा हो गया था, कवक हो गया था, पादप हो गया था। इतनी सारी चीजें हमने देख ली थी, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। और जो पांचवी चीज हमको देखनी थी वो था जंतु जगत। यही हमको आज शुरू करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जंतु जगत या एनिमल किंगडम के बारे में। आइए पढ़ा जाए जंतु जगत या एनिमल किंगडम। इसमें जो प्रमुख बातें हैं वही हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक में है, इसलिए जो है आपकी समझ बनाने के लिए इसको शुरू से समझना जरूरी है। जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं समझ बनाने के लिए भी जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, इसलिए स्किप मत करिए किसी भी चीज को। शुरू करते हैं जंतु जगत या एनिमल किंगडम। ये पांचवा जगत है, ठीक है। अब जंतु जगत में हमको शुरू से समझना है क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीज, इसमें कशेरुकी जंतु आएंगे और दूसरा अकशेरुकी जंतु आएंगे। इसमें दो भागों में बांटा गया है, कशेरुकी जंतु और अकशेरुकी जंतु। अब देखिए कशेरुकी का मतलब क्या होता है? जिनकी मेरुदंड विद्यमान होती है और जिनमें मेरुदंड नहीं होता, रीढ़ रज्जु नहीं होता, मेरुरज्जु नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? अकशेरुकी जीव कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए कशेरुकी में इंसान आता है। इंसान किस में आता है? कशेरुकी में आएगा। जिसमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी वो किस में आएंगे? कशेरुकी प्राणियों में आएंगे। मछली आएगी, ठीक है। जिन प्राणियों में भी आपको रीढ़ की हड्डी मिले वो सारे प्राणी क्या है? कशेरुकी जीव है। अकशेरुकी में क्या आएगा? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। इसको हम क्रम से डिटेल में बाद में देखेंगे। ये सारे जो संघ है, इस संघ के जंतुओं को हम किस में रखते हैं? अकशेरुकी जंतुओं में रखते हैं। संघ पोरीफेरा हुआ, इकाइनोडर्मेटा हुआ, या जो है सिलेंट्रेटा हुआ, निडेरिया हुआ, ये सारे जो है जो वर्ग है या संघ है वो किसके अंतर्गत आते हैं? अकशेरुकी जंतुओं के। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। एक तो ये बंटवारा हो गया आपका कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच में, ठीक है। अब देखिए अगर हम संख्या के हिसाब से देखते हैं एनिमल किंगडम में,
तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है? कौन सा संघ ऐसा है जो सबसे बड़ा है? देखिए, अब तक जंतु जगत में आपको पता होना चाहिए कि लगभग 15 लाख प्रजातियां जो है ज्ञात हो चुकी हैं। कितनी ज्ञात हुई है? 15 लाख। ध्यान दीजिएगा, अब तक ज्ञात जंतुओं की जो संख्या है प्रजातियों की, वो कितनी है? 15 लाख। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये 15 लाख, अब 15 लाख ये जो प्रजातियां हैं, अब आप देखिएगा इसमें केवल 9 लाख जो है वो कौन से हैं? आर्थ्रोपोडा के हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के। मतलब आर्थ्रोपोडा संघ के 9 लाख प्रजातियां हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, ये इतनी बड़ी बात है। सोचिए कि 60%, लगभग 60% प्रजातियां जो है आर्थ्रोपोडा संघ की हैं। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। अब इसमें जो है ये चीज जानिए, बाकी जो प्रजातियां हैं वो अन्य जीवों की हैं, जंतुओं की हैं। ये जंतु हैं 15 लाख। अब देखिए कुल मिला के केवल 4 लाख ही जो है पादप प्रजातियां हैं। क्या है? पादप प्रजातियां। अब जंतु में सबसे ज्यादा किसकी संख्या है? हमने देखा आर्थ्रोपोडा, जिसके अंतर्गत कीट वर्ग आता है। ठीक है, अब देखिए आर्थ्रोपोडा संघ हमें पता चल चुका है, जिसमें संधियुक्त पाद होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। अब देखिए कुछ उदाहरणों से हम समझेंगे अच्छे से। अब संख्या के आधार पर तो आपने देख लिया कि सबसे अधिक संख्या किन प्रजातियों की है? आर्थ्रोपोडा संघ की। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं। सबसे प्रमुख वर्ग जो आर्थ्रोपोडा में आता है वो आता है कीट वर्ग। कौन सा आता है? कीट वर्ग। कीट में आप जानते हैं इंसेक्ट्स। क्या है? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मतलब कीट होता है। अब कीट वर्ग जो है, कीट वर्ग में कौन कौन से जीव आएंगे? जैसे मच्छर, जैसे तिलचट्टा, ये सब किस में आएंगे? कीट वर्ग में आएंगे। कीट वर्ग की पहचान क्या है? इसमें क्या होता है? 3 जोड़ी या 6 पैर आप कह सकते हैं, और वो कैसे रहेंगे? संधियुक्त। कैसे रहेंगे? संधियुक्त। मतलब संधियुक्त पाद पाए जाते हैं या पैर पाए जाते हैं, और जोड़ी कितनी रहती है उनकी? 3 जोड़ी या 6 पैर रहते हैं कुल मिला के। याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, ये कीट वर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता है। और विशेषता क्या है? इसमें ट्रैकी द्वारा क्या होता है? श्वसन होता है। श्वसन, ये ट्रैकी एक छिद्र युक्त होता है, यहीं से जो है इसका श्वसन होता है। वातक यंत्र होते हैं इसमें, वातक यंत्र होते हैं जिसके माध्यम से श्वसन होता है ट्रैकिया द्वारा। ठीक है, और इसमें एक नलिकाएं होती हैं, मैलपीघी नलिकाएं होती है। कीटों के शरीर में मैलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैलपीघी नलिकाओं का काम क्या है? उत्सर्जन करना। क्या काम है? उत्सर्जन करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई कीट वर्ग के बारे में, जो कि किस संघ का एक वर्ग है? ये है आर्थ्रोपोडा का। ठीक है ये किसका है? आर्थ्रोपोडा का। ये किस संघ का उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा संघ का। कीट महत्वपूर्ण है, कीटों की संख्या सर्वाधिक है। आर्थ्रोपोडा की जैसे सर्वाधिक, वैसे कीट भी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब देखिए अगली चीज जो हम बताना चाहेंगे आपको, वो है एरेक्निडा वर्ग। जैसे आपने देखा आर्थ्रोपोडा संघ में एक वर्ग कीट है, वैसे एरेक्निडा वर्ग। ये वर्ग किसका है? ये आर्थ्रोपोडा संघ का एक वर्ग है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, एक बरूथी होता है, बरूथी कीट होता है। ठीक है, मकड़ी आप जानते ही हैं, बिच्छू भी आप जानते ही हैं। अब देखिए ये जो जंतु हैं, ये जंतु आर्थ्रोपोडा संघ में तो शामिल किए जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कीट वर्ग में शामिल नहीं किए जाते। कीट वर्ग में शामिल नहीं किए जाते। ठीक है, शामिल नहीं किए जाते।
ये किस में शामिल किए जाते हैं? ये शामिल किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है। ये किस वर्ग में शामिल किए जाते हैं? एरेक्निडा वर्ग में। किस वर्ग में? एरेक्निडा वर्ग में। तो बरूथी, मकड़ी, बिच्छू जो है ये किस वर्ग में शामिल है? ये शामिल है एरेक्निडा वर्ग में, ना कि कीट वर्ग में। और दोनों वर्ग किससे जुड़े हुए हैं? संघ आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, चलिए और देख लीजिए, जुगनू को देख लीजिए, जुगनू को देख लीजिए। जुगनू भी कीट वर्ग का प्राणी है। ल्यूसीफेरस। ल्यूसीफेरस एक एंजाइम का नाम है। क्या है ये? क्या है? एक एंजाइम का नाम है। ल्यूसीफेरस ये एक एंजाइम का नाम है। एक एंजाइम का नाम है। कैसे एंजाइम का नाम है? ये कीट वर्ग का एक प्राणी है, जुगनू। क्या प्राणी है? जुगनू, जिसको हम एक और नाम देते हैं खद्योत। खद्योत को जुगनू भी कहते हैं। आपने देखा होगा, अब तो जुगनू की संख्या बहुत कम हो गई है, लुप्त प्राय हो गए हैं, लेकिन अपने अगर कभी बचपन में देखा होगा या गांव में अभी भी कहीं कहीं दिख जाते हैं, तो उनके पिछले वाले हिस्से पे क्या होता है? रोशनी जलती रहती है अंधेरे में, रात के अंधेरे में। तो ये जो ल्यूसीफेरेस एंजाइम होता है, इसी की वजह से क्या होता है, उनके उस भाग में रोशनी टिमटिमाती रहती है। ये किस वर्ग का जीव है? ये वर्ग का जीव है कीट वर्ग का। ये कीट वर्ग का है, ये विशेष जीव है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक लाख कीट है। लाख कीट है। लाख का मतलब पैसे से संबंधित नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लाख एक कीट का नाम, लाख एक प्रोडक्ट है, एक तरह से समझ लीजिए, ये कीट द्वारा उत्पन्न होता है। लाख का इस्तेमाल खिलौने बनाने के लिए होता है और आभूषण, खिलौने के अलावा कुछ सामान बनाने के लिए होता है, जैसे फर्नीचर के सामान, खिलौने का सामान, और बहुत सारे खेल के सामानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो लाख कीट के द्वारा निर्मित होता है। लाख जो होता है ये कीट के द्वारा निर्मित होता है। लाख, लाख, लाख क्या है? कैरिया लक्का लाख, कैरिया लक्का या कैरिया लक्का या ल्यूसीफर लक्का, ल्यूसीफर लक्का, कैरिया लक्का या ल्यूसीफर लक्का, ये दो कीट होते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों उन कीटों के नाम हैं जिनसे लाख का उत्पादन किया जाता है, मतलब लाख का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्या है? कीट वर्ग में आते हैं। ये दोनों क्या है? कैरिया लक्का या ल्यूसीफर लक्का, ये जिम्मेदार होते हैं किसके निर्माण के लिए? लाख के निर्माण के लिए। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? लाख के निर्माण के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी किस वर्ग में आते हैं? कीट वर्ग में आते हैं। जैसे आपने देखा था कि जो रेशम है, तो रेशम जो होता है वो दोस्तों, वो भी सहतूत के वृक्ष पर पलने वाले रेशम के कीट के द्वारा बनाया जाता है या निर्मित होता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर ये दोनों जो है कीट जिम्मेदार है किस चीज के लिए? लाख के निर्माण के लिए। ये एक तरह से अप्लाइड जो है साइंस है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कीटों का या आर्थ्रोपोडा संघ के जो भी कीट वर्ग में प्राणी आते हैं, उनका क्या जो है योगदान है। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं उनका क्या योगदान है। अब इसी तरह आप मोती देखे होंगे, मोती। अब जैसे आपने मोती देखा होगा, तो मोती के बारे में आप क्या जानते हैं? ये पिंक टाइडा जो मोती होता है, मोती जिसको हम क्या कहते हैं? पर्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ल। तो ये पिंक टाइडा या एक और जंतु समझ लीजिए, ये क्या है? पर्ल ओइस्टर। पिंक टाइडा या पर्ल ओइस्टर, ये दोनों जंतु ऐसे हैं जो किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं मोती का। अब मोती जो है क्या है? किस संघ का है? ये है मोलस्क संघ का। किसका है? मोलस्क संघ का जीव है। मोलस्क जिसका जो है कठोर कवच होता है। मोलस्क का मतलब ही होता है कठोर कवच वाले प्राणी। ठीक है, मोलस्क के और सारे उदाहरण हैं, जैसे सीपी है, घोंघा है,
और इसके बाद ऑक्टोपस को आप जानते हैं, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राणी है, बहुत ही रुचिकर जीव है। इसमें खास बातें क्या है? पहली चीज तो ये जान लीजिए, मोलस्का संघ का उदाहरण है। और इसमें क्या होता है, ये मृदु कवच है। मृदु कवच इसमें पाया जाता है, मतलब बहुत कठोर कवच नहीं पाया जाता, मृदु कवच पाया जाता है। इसकी 8 भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं। किसकी? ऑक्टोपस की। तो ये जो है किसका उदाहरण है? मोलस्का संघ का। इसको हम वो भी कहते हैं, डेविल फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेविल फिश। अब देखिए, डेविल फिश नाम है इसका, लेकिन फिश का मतलब मछली नहीं होता। आगे चल के हम और कुछ मछलियों के मिलते जुलते नाम बताएंगे, जो नाम से तो मछली लगती हैं लेकिन वो मछली नहीं होती, तो इसको डेविल फिश भी कहा जाता है। जब शिकार इसकी तरफ आता है तो ये अपने शिकार पे क्या करता है, स्याही जो है छोड़ देता है और चुपके से भाग जाता है। पानी में स्याही घोल देता है, जिससे शिकार इसको ढूंढ नहीं पाता और ये वहां से भाग जाता है। तो ये मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। यहाँ हमने देखा कि पर्ल ओयस्टर या पिंक टैडा जो है मोती के बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए, ये जंतु में हम देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण जंतु हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, जिनसे कभी न कभी सवाल पूछा गया है या पूछा जा सकता है। अब देखिए, इकाइनोडर्म एक है, इकाइनोडर्म। इकाइनोडर्म क्या है? इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है एक वर्ग है। इकाइनोडर्म वो जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, सबसे बड़ी पहचान है इस वर्ग के जीवों की कि इसमें क्या होता है, कांटे युक्त त्वचा होती है। कांटे युक्त त्वचा होती, सबसे बड़ी खास पहचान है कि इस संघ के जीवों को आप अच्छे से पहचान लेंगे। अब देखिए, स्टार फिश का आपने नाम सुना होगा, स्टार फिश या सितारा मछली। कौन सी मछली? सितारा मछली। अब देखिए, स्टार फिश के भी नाम से ये पता चल रहा है कि मछली है, लेकिन ये दरअसल मछली नहीं है। स्टार फिश एक मछली नहीं है। ये क्या है? इकाइनोडर्मेटा संघ का एक जीव है। ठीक है, सितारा मछली। ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, तो ये चीज जान लीजिए, ये मछली मत्स्य वर्ग का नहीं है, मत्स्य वर्ग का प्राणी नहीं है, बल्कि किस वर्ग का प्राणी है ये? इकाइनोडर्म। तो ये आप नोटिस करिएगा। चलिए, विशाल विशाल स्क्विड, ये परीक्षा में पूछा गया है विशाल स्क्विड के बारे में या कोलोसल स्क्विड के बारे में। ये क्या है? विशाल स्क्विड, विशाल स्क्विड या कोलोसल स्क्विड, कोलोसल स्क्विड। ये क्या है? विशाल स्क्विड या कोलोसल स्क्विड क्या है? ये एक तरह से क्या है, जलीय जीव है। ध्यान दीजिएगा, जलीय जीव है और कशेरुकी है। ये बहुत ही विशाल कशेरुकी जीव है जो समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा, वन लाइनर सवाल में ये पूछा गया है। सबसे विशाल क्या है जलीय जीव में पाया जाने वाला? वो क्या है? विशाल स्क्विड। चलिए आगे देख लीजिए, इतनी चीजें हो गई। अब आइए देखा जाए कि कुछ ऐसे जीव मैं आपको बताऊंगा जो मत्स्य वर्ग में नहीं है, जो मत्स्य वर्ग से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। कुछ ऐसे जीव इसमें नाम मैं बताऊंगा आपको जो मछली वर्ग से या मत्स्य वर्ग से संबंधित नहीं है, लेकिन उनके नाम मछली वर्ग से मिलते जुलते हैं। जैसे कटल फिश, कटल फिश। अब कटल फिश से आप समझ रहे होंगे कि ये मत्स्य वर्ग से है, जबकि ऐसा नहीं है। डेविल फिश, अभी हमने आपको डेविल फिश के बारे में बताया। ये दोनों जो है जीव किस वर्ग से संबंधित है? मोलस्क से। किससे संबंधित है? मोलस्क वर्ग से। ठीक है, किस वर्ग से संबंधित है? मोलस्क से। अब देखिए, अब और उदाहरण लेते हैं। स्टार फिश,
स्टार फिश भी मैं बता चुका हूं आपको। स्टार फिश क्या है? इकाइनोडर्म है या इकाइनोडर्मेटा, हम कह सकते हैं इस वर्ग से ये संबंधित है। केवल फिश जुड़ा रहने से ये मछली वर्ग में शामिल नहीं हो जाता। इसी तरह समुद्री घोड़ा आपने सुना होगा। समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा को हम क्या कहते हैं? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस या समुद्री घोड़ा, ये जबकि मछली वर्ग से संबंधित है। ये मछली है एक तरह की, ये क्या है? ये मछली है। और ये किस वर्ग से संबंधित है? मत्स्य वर्ग से। किस वर्ग से संबंधित है? मत्स्य वर्ग से। समुद्री घोड़ा किस वर्ग से संबंधित है? ये मत्स्य वर्ग से संबंधित है। रजत मछली हुआ, रजत मछली किससे संबंधित है? रजत मछली कीट वर्ग से संबंधित है। मतलब रजत का मतलब हो गया सिल्वर फिश, ठीक है। एक सिल्वर फिश होती है, सिल्वर फिश, इसमें भी फिश जुड़ा हुआ है जिसको हम रजत मछली बोलते हैं। ये किससे संबंधित है? ये कीट वर्ग से संबंधित है, कीट वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों ये वो नाम है जो देखने में तो लगते हैं कि वो मछली वर्ग से संबंधित है या मत्स्य वर्ग से संबंधित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये और सारे वर्ग से संबंधित है जो कि हमने आपको अभी क्लियर किया। चलिए कुछ और जीवों के बारे में जान लेते हैं, कुछ और जीवों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। अब मछली वर्ग जैसा कि हमने आपको चर्चा किया, तो मछली वर्ग के बारे में कुछ जानकारी आप जान लीजिए। मत्स्य वर्ग, इनकी सबसे खास विशेषता क्या है दोस्तों? मत्स्य वर्ग की सबसे खास विशेषता क्या है कि इसमें क्या पाई जाती हैं? इसमें गलफड़े पाए जाते हैं, गलफड़े, जिनको हम क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। ये गिल्स किस लिए होते हैं? ये गिल्स इनको जल में घुली हुई ऑक्सीजन के उपयोग में सहायता करने के लिए अनुकूलित होते हैं। इन गिल्स में पतली पतली जो है रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिसके माध्यम से पानी के माध्यम से घुली हुई ऑक्सीजन विस्तृत होके अंदर जाती है और उसके बाद फिर जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो इनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा, ठीक है। चलिए मत्स्य वर्ग आपने देख लिया। एम्फीबिया एक वर्ग है दोस्तों, एम्फीबिया। एक एक करके हम देखेंगे छोटी छोटी चीजों को। देखिए सारी चीजें हमको नहीं देखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं जीवों को हम देख रहे हैं। एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया या एम्फीबियन जो है, जो जीव होते हैं इस वर्ग से संबंधित होते हैं, उन जीवों को एम्फीबियंस कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये खास बात ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी जीव होंगे वो क्या होंगे? उभयचर होंगे। क्या होंगे? उभयचर। उभयचर का मतलब, उभय मतलब होता है दोनों, चर मतलब प्राणी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस वर्ग के जितने भी जंतु होंगे वो जल में भी निवास करेंगे और स्थल पर भी निवास करेंगे। मेढक, मेढक बहुत अच्छा उदाहरण है। मेढक जल में भी निवास करता है और बाहर भी निवास करता है। तो मेढक किस वर्ग में आएगा? एम्फीबियंस में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? एम्फीबियंस में आएगा। चलिए सरीसृप देख लिया जाए। सरीसृप, सरीसृप को क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब होता है जो अपने शरीर को जमीन पे रख के रेंगते हैं, मतलब रेंगने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। इसके पहले हमने देखा था सरीसृप वर्ग का और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी कौन सा जीव था? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो था वो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी था, जिसके जीवाश्म पाए गए थे। तो हमने देखा सरीसृप वर्ग कौन से है? रेंगने वाले जीव। अब इसमें कौन कौन से जीव आएंगे? कछुआ, मगरमच्छ, सांप, ये सारे जीव किस में आएंगे? ये सब आएंगे आपके सरीसृप वर्ग में। अब देखिए सांप के बारे में कुछ विशेष बातें आप जान लीजिए। सांप जो होता है, सांप का उदाहरण हमने देखा था कि इसमें अंग जो है लुप्त हो गए थे। कौन से अंग? टांग इनकी लुप्त हो गई थी विकास के साथ साथ। अब देखिए सांप में विषदंतियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं?
विष दंत पाए जाते हैं या विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विष ग्रंथियां। ये विष ग्रंथियां जो है किस तरह की होती हैं? जैसे और सारे जंतुओं में लार ग्रंथियां पाई जाती है, मनुष्य से लेके बहुत सारे जीवों में लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब लार ग्रंथियों का काम क्या होता है? भोजन को प्राप्त करने के पहले और बाद में भी जो है लार छोड़ना, ताकि भोजन एक लुगदी की तरह पाचन में सहायक हो सके। अब यही काम जो है इसकी क्या करती हैं? विष ग्रंथियां एक तरह से लार ग्रंथियों के ही समान होती हैं, जो विष को रिलीज करती हैं, विष को निकालती हैं। ठीक है, तो सांप जो होता है, एक चीज ये जान लीजिएगा, मान्यता के विपरीत सारे सांप जहरीले नहीं होते। मतलब बहुत रेयर सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। जैसे करैत है, करैत है आपका, कोबरा है, वाइपर है, वाइपर, ये सारे सांप जो है ये विषैले हैं। मतलब करैत है, कोबरा है, वाइपर है, ये सारे सर्प विषैले हैं। लेकिन सांप की बहुत सारी प्रजातियां ऐसी जिनमें विष नहीं पाया जाता। चलिए ठीक है, हमने सरीसृप वर्ग को भी देख लिया, एम्फीबियंस या उभयचर वर्ग को भी देख लिया। ठीक है, आइए आगे देखा जाए कुछ और जीवों को। व्हेल को देखा जाए, व्हेल जीव को देखा जाए। व्हेल, व्हेल, अब व्हेल क्या है? व्हेल आपको पता है कि इस धरती पे सबसे बड़ा जलीय जीव है। जल में रहने वाला सबसे बड़ा जीव प्राणी कौन सा है? स्तनपायी। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है जो कि जल में रहता है? ठीक है, वो है ब्लू व्हेल। वो कौन सा जीव है? ब्लू व्हेल। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जंतु है, बहुत विशालकाय होता है, इसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। तो ये ब्लू व्हेल एक प्रजाति है, स्तनपायी है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, स्तनपायी है। अब देखिए एक और होता है समुद्री गाय। ये सवाल पूछा गया है, समुद्री गाय क्या है? समुद्री गाय क्या है? एक जलीय जीव है, ये जल में रहने वाला एक प्राणी है, बहुत शर्मीला, बहुत शांत स्वभाव का प्राणी है, जलीय जीव है। ठीक है, जलीय जीव है, शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी है। ठीक है, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? डुगोंग भी कहते हैं, डुगोंग। प्रश्न में डुगोंग भी पूछा है। डुगोंग का मतलब होता है समुद्री गाय। तो ये शाकाहारी होते हैं और जल में पाए जाते हैं। तो चलिए कुछ और जीव देख लिया जाए, इसी के साथ जल में रहने वाले कुछ और जीवों को देख लिया जाए। एक डॉल्फिन है, बहुत ही विशेष प्राणी है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। डॉल्फिन, डॉल्फिन तो गंगा में जो पाई जाती है, जिसको हम गंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, डॉल्फिन। तो इसको क्या घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा? राष्ट्रीय जलीय जीव। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डॉल्फिन हो गया। अब देखिए कुछ विशेष जीव ऐसे हैं जिनको हमने पक्षी वर्ग में और स्तनपायी वर्ग में रखा था। हमने आपको बताया था प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया वर्ग एक वर्ग ऐसा है, प्रोटोथीरिया वर्ग। इस वर्ग में कुछ ऐसे जीव आते हैं जो बहुत ही विशेष हैं, जैसे एकिडना, एकिडना, प्लेटिपस, प्लेटिपस। ये जीव क्या है? ये पक्षी वर्ग प्लस स्तनपायी वर्ग, स्तनपायी वर्ग के बीच की कड़ी है। ठीक है, मतलब ये अंडे भी देते हैं, अंडे देते हैं, और इनमें स्तनपायी ग्रंथियां भी पाई जाते हैं। तो प्लेटिपस या जो है एकिडना, ये किसके उदाहरण है? ये पक्षी और स्तनपायी वर्ग के, मतलब दोनों के क्रॉस के उदाहरण है, कह सकते हैं। दोनों के बीच की कड़ी इनको कहा जाता है। हमने इसके पहले भी इसको देखा है। तो चलिए प्रोटोथीरिया वर्ग भी हमने देख लिया। अब क्या क्या बच रहा है दोस्तों?
बच रहा है नीलगाय और कपी। नीलगाय को देख लेते हैं। नीलगाय काफी प्रचलित जीव है, देख लेते हैं नीलगाय को। नीलगाय आपने देखा होगा खेतों में घासों को चरते या फसल को चरते हुए। नीलगाय, आपको पता है कि ये किस वर्ग से संबंधित है? किस वर्ग से संबंधित आपको पता है क्या? गाय के वर्ग से संबंधित है? नहीं, नीलगाय मृग परिवार से संबंधित है। मृग परिवार मतलब मृग की प्रजाति है ये, ध्यान दीजिएगा। ये किसकी प्रजाति है? मृग की प्रजाति है, ध्यान दीजिएगा। नीलगाय। अब इसमें नीलगाय भी दो प्रकार की होती हैं, आपने देखा होगा। एक अपेक्षाकृत कम आक्रामक होती है, एक ज्यादा आक्रामक होती है। लेकिन है क्या ये? किस वर्ग का प्राणी है ये? मृग प्राणी का, मतलब विशालकाय मृग, जो सबसे भारत में पाए जाने वाले सबसे विशालकाय मृग हैं। ये भारत में पाए जाने वाले सबसे विशालकाय मृग है, और ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, अब थोड़ा सा कपियों के बारे में आप जान लीजिए। क्या जान लीजिए? किसके बारे में? कपि। कपि के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों। ये कैसे जीव हैं और इनको जानना हमारे लिए आवश्यक क्यों है, ये जान लीजिए। कपि, कपि एक वर्ग है जिसमें दो तरह के कपि आते हैं। ठीक है, एक आते हैं हीन कपि, हीन कपि, और दूसरे आते हैं महाकपि, महाकपि। तो जैसा कि आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, हीन और महा। हीन का मतलब होता है लघु या छोटे, और इसका मतलब क्या होगा? बड़े या विशाल। मतलब कपियों में दो कैटेगरी होती है, एक छोटे कपियों की होती है और एक बड़े कपियों की होती है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, बंदर जो हैं, ये जो लंगूर होते हैं, लंगूर कपि की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, ये कपि वर्ग में नहीं आते, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है ये। लंगूर जो होते हैं वो कपि में नहीं आते, कपि वर्ग में नहीं आते। इनका अलग वर्ग है जो है वानर वर्ग। किसमें आते हैं ये? वानर वर्ग में आते हैं। अब इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं अच्छे से। कपि वर्ग में जो हीन कपि होते हैं, इसमें कौन से आते हैं? गिब्बन या गिबन। जो गिब्बन कपि होते हैं वो लघु कपि होते हैं, और दीर्घ कपि में कौन कौन से आएंगे या महाकपि में कौन से आएंगे? इसमें आएंगे गोरिल्ला, गोरिल्ला आएंगे। इसमें आएंगे आपके जो है चिंपैंजी, चिंपैंजी आएंगे, और ओरांग उटांग, ओरांग उटांग। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। ये गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरांग उटांग जो आप सुनते हैं या देखते हैं, इसमें मनुष्य को भी आप शामिल कर सकते हैं। ये किन कपियों में आते हैं? महाकपियों में आते हैं। और लघु कपियों में इनका छोटा रूप जो होता है वो गिब्बन आता है। और बानर वर्ग में कौन आता है? लंगूर। लंगूर का एक अलग वर्ग है जो बानर वर्ग में शामिल किया जाता है। तो ये बातें हो गई, क्लियर हो गई। अब देखिए, लास्ट में हम एक चीज और देख लेते हैं। क्योंकि मानव तक बात आ ही गई है तो मानव को समझ लिया जाए। मानव क्या है? मानव होमो सैपियंस, सैपियंस है। ठीक है, देख लिया जाए। अब मानव वर्ग क्या है? मानव जो है ये होमो सैपियंस, सैपियंस। कभी आपने नोटिस किया है कि ये दो बार सैपियंस क्यों होता है? देखिए, होमो सैपियंस एक बड़ी कैटेगरी है। जब होमो सैपियंस सैपियंस कहा जाता है तो एक सब स्पीसीज है इसकी। ठीक है, ये विशेष हो जाती है, ये एक विशेष प्रजाति है जो आधुनिक मानव को इंगित करती है। अब देखिए, अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसका जो है, इसकी कपाल धारिता कितनी है? कपाल धारिता कितनी है इसकी? इस मानव की, जो आधुनिक मानव है, ये 1350 से लेके 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कपाल धारिता क्या होती है और ये किस लिए मापी जाती है? ये मस्तिष्क के विकास के रूप में नापी जाती है, और ये महत्वपूर्ण होती है, दिखाता है कि मस्तिष्क कितना विकसित हुआ है समय के साथ।
ठीक है। तो ये होमो सेपियंस सेपियंस है जो आधुनिक मानव है। इसके पहले आपने देखा था क्रोमैग्नन मानव को, जिसकी कपालधारिता 1500 सेंटीमीटर थी, और ये हमारे सीधे पूर्वज थे, मतलब होमो सेपियंस सेपियंस के सीधे पूर्वज के रूप में क्रोमैग्नन मानव को हमने बताया था आपको, क्रोमैग्नन मानव। अब दोस्तों ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, मनुष्य के बारे में भी आपने जान लिया। अब देखिए एक चीज और बचती है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज जो बच रही है, जीवधारियों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति, जीवधारियों की द्विनाम पद्धति। ये इसको क्या कहेंगे हम, जीवधारियों की के नामकरण की, के नामकरण, वर्गीकरण तो हो गया, नामकरण की द्विनामी पद्धति, द्विनामी पद्धति। जीवधारियों के नामकरण की द्विनामी पद्धति देखनी है। वर्गीकरण का सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया, हमने मोटे मोटे तौर पे जो है बहुत सारे संघ को, वर्ग को देखा, उसके जीवों को देखा, उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं हमने उनको देखा। और जब हम प्रश्न की श्रृंखला कंप्लीट करेंगे तो उसमें हम बहुत सारे इनसे मिलते जुलते सवाल करेंगे, जिससे आपके जो बचे हुए कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। यहाँ हम देख लेते हैं कि एक टॉपिक और है द्विनामी पद्धति का। इसको किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया है इस पद्धति को, कैरोलस लीनियस ने दिया है। तो इसमें जो दो नाम है वो एक क्या करता है, एक वंश को बताता है और दूसरा किसको बताता है, जाति को बताता है। मतलब एक जेनेरिक होता है और एक होता है स्पीसीज। किसी भी नाम, जैसे आप ये देखिए होमो सैपियंस लिन एक नाम है, ठीक है। वैज्ञानिक आधार पे इस पद्धति का मतलब क्या है कि किसी भी प्राणी का जो पहला नाम होता है वो उसके वंश को दिखाता है, दूसरा नाम उसकी जाति को दिखाता है, और जो तीसरा नाम है वो क्या दिखाता है, वर्गीकी के वैज्ञानिक का, वर्गीकी के वैज्ञानिक का नाम दिखाता है। मतलब होमो अगर हम कहते हैं तो होमो किसका नाम है, वंश का नाम है मनुष्य का, जाति किसका नाम है, सैपियंस, और ये लिन जो है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, लीनियस का। मतलब कैरोलस लीनियस ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नाम सबसे पहले दिया। मतलब लास्ट में वर्गीकी के वैज्ञानिक का नाम का मतलब ये हो गया कि इस जो है वैज्ञानिक नाम का जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया ये तीसरे नंबर पे आएगा। मतलब होमो वंश होगा, सैपियंस क्या होगा, जाति होगी, और लिन क्या होगा, उस वर्गीकी के वैज्ञानिक का नाम होगा। तो ये जो है द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, कौन माने जाते हैं, कैरोलस लीनियस। तो चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमने जीवधारियों के वर्गीकरण का सिद्धांत कंप्लीट कर लिया, पूरी तरह से पढ़ लिया, वर्गीकी को, टैक्सोनॉमी को हमने कंप्लीट कर लिया, और हमने द्विनामी पद्धति भी देख ली। अब इससे जुड़े हुए हम आपको कुछ प्रश्न करवाएंगे, और उस प्रश्नों के माध्यम से जो बचे कुछ तथ्य हैं वो भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस टॉपिक की, क्योंकि इस टॉपिक में प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो आज ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है दोस्तों, और आगे जो है अगले टॉपिक से अगली क्लास से स्टार्ट होगी, लेकिन उसके पहले एक प्रश्नों का अभ्यास होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।